हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है भाई आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर फिजिक्स बाय राजू वशिष्ठ सर के अंदर भाई। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। क्या है हमारा पिछले वीडियो टॉपिक में हमने क्या किया था भाई, न्यूटन्स लॉ के बारे में बात की थी, उनको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था विद एग्जांपल। आज हम बात करते हैं इम्पल्स की कि इम्पल्स होता क्या है, कैसे ये काम करता है और क्या क्या इसके एग्जांपल है। डेली लाइफ में आप इम्पल्स को कहां पर फील कर सकते हो, ठीक है। यानी हर चीज होती है जिसको आप डेली लाइफ में फील करते हो, लेकिन हमें उस चीज का पता नहीं होता। तो आज आपको मैं ऐसी एक चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप उठते बैठते सोचोगे, अगर ये चीज आपको पता लगी तो आप इसको फील कर पाओगे, ठीक है। तो देखो भाई, आज हम बात करते हैं इम्पल्स की। तो इम्पल्स होता क्या है, सबसे पहले देखो डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड इज नोन एज इम्पल्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगा देते हैं और वो फोर्स कैसा होता है भाई, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, लेकिन उसका टाइम पीरियड कितना होता है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। यानी हमने बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है वो 1 या 2 सेकंड के लिए वो फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो उसके अंदर उस फोर्स की वजह से जो भी वाइब्रेशन होती है या जो भी इफेक्ट होता है उस बॉडी के ऊपर, उसको हम क्या बोल देते हैं, इम्पल्स बोल देते हैं। तो देखो भाई, यहां से हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में टाइम भाई आपका, ठीक है। तो फोर्स, जितना हम फोर्स लगाएंगे और जितने टाइम तक लगाएंगे उसको हम क्या बोल देंगे, अपना इम्पल्स हम बोल देंगे। तो इम्पल्स आ गया फोर्स इनटू में टाइम भाई हमारा। तो ये फॉर्मूला आ गया भाई हमारे पास इम्पल्स का। अब देखो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है। अगर आप इसकी यूनिट के बारे में देखते हो कि इम्पल्स की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखो यहां से फोर्स किसके अंदर होता है, न्यूटन, और यहां से टाइम किसके अंदर होता है, सेकंड। तो 1 मिनट तो यहां से बन गई न्यूटन सेकंड। ये कौन सी यूनिट है, ऐसा यूनिट है भाई, ठीक है, न्यूटन सेकंड। दूसरी हमारे पास क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू ma। यहां से क्या यूनिट आएगी, मास किलोग्राम के अंदर, ये भी ऐसा यूनिट है, मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू में आपका क्या है, टाइम है। तो इस टाइम के लिए क्या हो जाएगी, सेकंड। तो सेकंड की 1 पावर मल्टीप्लाई में तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो 1 यूनिट ये आ गई, इसकी दूसरी यूनिट ये आ गई। अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो सीजीएस यूनिट के अंदर क्या करोगे भाई, किलोग्राम को ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, और टाइम आपका एज इट इज रह जाएगा भाई, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। अब इसके एग्जांपल देखो आप, अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि डेली लाइफ के अंदर आप इम्पल्स को कहां पर फील कर सकते हो, तो देखो सबसे पहले इसके एग्जांपल फर्स्ट आता है भाई, एक क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट बॉल को जब हम क्या करते हैं, बैट से हिट करते हैं, तो कई बार क्या होता है, देखो वो छोटे बच्चों वाला बैट होता है भाई, जिससे लेडीज कपड़े धोती हैं घरों के अंदर। आज के टाइम पे तो वॉशिंग मशीन है, लेकिन फिर भी मिल जाते हैं घरों के अंदर ये छोटी छोटी चीजें। तो उस टाइप के जो बैट होते हैं, और अगर हम बॉल ले लेते हैं हैवी बॉल भाई, ठीक है, हैवी बॉल लेनी है आपने, ऐसा नहीं आप हल्की सी बॉल ले लोगे, हैवी बॉल लोगे, और जब उस बॉल को उस बैट के साथ आप क्या करोगे, हिट करोगे, तो आपके हाथों के अंदर क्या आता है, आपको झंझनाहट महसूस होती है, या आपके हाथों के अंदर वाइब्रेशन फील होती है, और उस वाइब्रेशन के साथ अपने हाथों के अंदर आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, पेन महसूस होगा। तो वो जो पेन होता है वो कितने टाइम के लिए होता है भाई, 1 या 2 सेकंड के लिए होता है मुश्किल से, उसके बाद वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो वो जो पेन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इम्पल्स बोल देते हैं भाई, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, हिटिंग ए नेल इनटू ए वुडन ब्लॉक। तो देखो जब हम किसी लकड़ी के टुकड़े के अंदर, लकड़ी का कोई भी ब्लॉक है उसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, जो नेल होती है हमारी, जो कील होती है, अगर हम उसको हथौड़े की हेल्प से, हैमर की हेल्प से उसके अंदर फोर्स लगा के उस लकड़ी के अंदर डालना चाहते हैं, और उस लकड़ी को हमने नहीं पकड़ रखा भाई, ठीक है,
तो बिल्कुल सिर्फ हम क्या करते हैं, एक हाथ वैसे लगा रखा लकड़ी से, हमने टाइटली नहीं पकड़ रखा, और जब हम थोड़े से उसके ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें अपने हाथों के अंदर क्या होती है भाई, एक कंपन फील होती है उसी, और उस कंपन की वजह से हमारे हाथों के अंदर क्या होता है भाई, दर्द भी होता है, पेन होता है, तो वही पेन हमारा क्या होता है, इंपल्स होता है भाई। ठीक है, एज एन एग्जांपल छोटे बच्चों के लिए, बड़े बड़े को तो समझ में आ गया भाई, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको इस चीज का समझना, तो क्या होता है, घर पे जब शरारत करते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, तो थप्पड़ लगाएंगे तो उस थप्पड़ का जो पेन होता है वो कितने टाइम तक रहता है, थोड़ी से टाइम तक रहता है, उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो जो पेन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंपल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पेरेंट्स देखता हो तो उसको मैं बोलता हूँ बच्चों के ऊपर इस टाइप के इंपल्स अप्लाई ना करें। तो ये हमारे क्या थे, एग्जाम्पल थे इंपल्स के, हमने उसकी यूनिट बता दी, उसकी डेफिनेशन बता दी कि इंपल्स हम क्या करेंगे। अब देखो इंपल्स के अंदर हमारा जो न्यूटन्स लॉ होता है उसको हम किस तरह से एप्लीकेबल करेंगे ताकि हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाए। तो देखो इंपल्स और किस तरह से बताओगे आप, इसके हम क्या देखते हैं भाई, न्यूटन्स लॉ का इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो देखो भाई न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन कौन सा लॉ भाई, सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप मोमेंटम मीटर में दिखाते हैं इसको, देखो इंपल्स आपकी मोमेंटम के साथ रिलेटेड होती है। मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होती है किसी भी चीज की, पहले मैं बता चुका हूं आपको ये। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो देखो भाई F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने यही बताई थी डेफिनेशन, तो हमने एज इट इज लिखा है, कोई चेंजमेंट नहीं है। अगर इसको मैं क्या कर देता हूं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चलो हम इक्वली लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू dp बाय dt। अगर मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं भाई तो F इनटू में क्या होगा, dt इज इक्वल टू क्या होगा, dp। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है, dt और dp, स्मॉल मोमेंटम है और स्मॉल टाइम पीरियड हमारा। तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड। ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन। मैंने आपको 0 यूनिट के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताया था, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो वहां पर जाके दोबारा से वीडियो को देख सकते हो, या फिर जिन बच्चों के पास मैथ होता है उनको ये पता होता है भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, मैथ के अंदर भी ये चीजें आती हैं आपकी। तो देखो भाई यहाँ पर आपका टाइम पीरियड है, स्मॉल टाइम पीरियड, तो इंटीग्रेशन के ऊपर हम लिमिट लगा देते हैं। टाइम हमारा 0 से स्टार्ट होगा, टाइम हमारे कहां तक जाता है भाई, t तक जाता है। ठीक है, और किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम आपकी p1 से स्टार्ट चेंज होकर कहां पर चली जाती है, p2 तक चली जाती है। तो लिमिट हमने लगा दी। इंटीग्रेशन के अंदर हमने ये देखना है कि हम यहां से चले और यहां पर जाके रुक जाएंगे, यहां तक जाएगी और यहां पर जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, अब देखो f क्या है, जो वेरिएबल टर्म होती है जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आती है, जैसे dt dp, इन काम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, बाकी सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, बाहर आ जाती है इंटीग्रेशन से। तो f हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया भाई हमारा dt, और टाइम की वैल्यू लिमिट क्या भाई 0 से लेकर t इज इक्वल टू dp आपका एज इट इज p1 से कहां पर जाएंगे, p2 के ऊपर भाई। ठीक है, अब इसके अंदर देखो f तो आपका एज इट इज आ जाएगा भाई। अब dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, t होता है आपका। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, इंटीग्रेशन दोबारा से आप चेक कर सकते हो, लिमिट हमने एज इट इज दी भाई 0 से t इज इक्वल टू, जिस तरह dt का इंटीग्रेशन t हुआ है उसी तरह dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, p, और लिमिट हमने लिख दी भाई p1 से p2। अब इंटीग्रेशन के अंदर जब लिमिट पुट करते तो क्या हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इस t की जगह, इस t की जगह हम क्या करेंगे, बार अपर लिमिट अंदर पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के इस t की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे हमारी। तो f इनटू में इस t की जगह जब अपर लिमिट पुट की तो t, फिर माइनस का साइन लगा के t की जगह लोअर लिमिट पुट की तो 0 इज इक्वल टू p की जगह हमने अपर लिमिट पुट की तो क्या आ गया p2, माइनस का साइन लगा के p की जगह लोअर लिमिट पुट की तो क्या आ गया p1। तो ये आ गया भाई हमारे पास। अब 0 तो कैंसिल, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा f, यहां पर हमारे पास बचा f, और ये क्या बच रहा है इनटू में टाइम इज इक्वल टू क्या होगा p2 माइनस p1, और फोर्स इनटू टाइम आपका किसके इक्वल होता है भाई, इंपल्स के इक्वल। तो यहां से आपका एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाता है इंपल्स का, कि इंपल्स के फॉर्मूले को हम किसके इक्वल भी दिखा सकते हैं भाई,
ये फोर्स इनटू टाइम वाला फॉर्मूला तो हमें पता था कि फोर्स इनटू टाइम है, लेकिन ये किसके को लगा, चेंज इन मोमेंटम, यानी जितना हम फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने टाइम तक लगेगा तो उतने टाइम में उसकी मोमेंटम भी क्या होगी, आपकी चेंज होगी। ठीक है, तो इंपल्स और मोमेंटम हम दोनों को क्या कर सकते हैं, एक साथ लेके चल सकते हैं कि जहां पर इंपल्स लगेगी वहां पर आपकी मोमेंटम कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, तो एग्जांपल से आपको ये चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी भाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या होती है भाई, एक अगर हम ये कर देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं भाई इंपल्स का, तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैसे देखोगे, जितनी भी क्वांटिटीज आपकी आएंगी सभी के आपने फॉर्मूले और डायमेंशनल फॉर्मूले याद करते हुए चलना भाई साथ साथ। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आएगा इंपल्स का, तो देखो इंपल्स का फॉर्मूला आपके पास क्या था, फोर्स इनटू में टाइम, ये था भाई। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2, ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद करने है भाई, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, कई बार क्वांटिटी दे दी जाती है या डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया जाएगा और ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा कि किस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है ये, तो ये तो होगा भाई फोर्स का। और टाइम का हम क्या लिखते हैं, t एज इट इज, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो m तो एज इट इज, l की पावर भी एज इट इज, t की -2, t की यहाँ पर कितनी है 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वो क्या होता है 1, तो -2 और 1 दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगी t की पावर -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा इसका इंपल्स का भाई। अब हम क्या करते हैं अगर फोर्स और टाइम पीरियड के बीच में हम क्या दिखाते हैं, ग्राफ दिखा देते हैं इंपल्स का बना के, तो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं भाई। अगर आपने नहीं उतारा है तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप इसको ले सकते हो। अब देखो अगर हम ग्राफ बनाते हैं भाई अपना फोर्स का और किसका, टाइम पीरियड का, तो आप कैसे दिखाओगे, तो देखो ग्राफ से हम ये दिखा देते हैं, यहां पर हमने लिख दिया भाई फोर्स F और यहां पर आपका क्या होगा, टाइम पीरियड, ये हमने दिखा दिया, तो ये फोर्स होगा, टाइम पीरियड यहां पर हमने दिखा दिया 0। अब देखो किसी बॉडी के ऊपर हम क्या करते हैं, स्मॉल फोर्स लगाते हैं लेकिन वो ज्यादा टाइम तक लगा देते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं भाई, ज्यादा फोर्स लगा देते हैं लेकिन वो क्या लगाते हैं, कम टाइम पीरियड तक लगाते हैं। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता है, उनकी जो इंपल्स होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो भाई फर्स्ट है, अगर हम मान लेते हैं कि हमने फोर्स लगाया F1, ये फोर्स लगाया F1 हमने फोर्स लगाया, लेकिन वो हमने लगाया, अगर ग्राफ डिनोट करते हैं हम इसका तो इस तरह से बनी T1 टाइम पीरियड तक। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया हमने, तो यहां पर हमने लगाया वही फोर्स F2, लेकिन ये जो हमने फोर्स लगाया ये हमने लगाया कम टाइम पीरियड के लिए, इस तरह से यहां पर टाइम पीरियड हमने T2 मान लिया। अब देखो इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन दिखाते हैं, अगर मैं कहता हूं कि दोनों के केस में हमारे पास क्या होती है, सेम मोमेंटम प्रोड्यूस करवानी है, तो क्या करेंगे भाई, जितना डिफरेंस हमने फोर्स का लिया है उतना ही डिफरेंस हम क्या लेंगे, टाइम पीरियड का लेंगे। अब इसके अंदर देखो ये जो इंपल्स आपकी वैल्यू कैसे जाएगी, हम किसी ऑब्जेक्ट के पास खड़े हैं या फिर हम बैट क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, ठीक है, तो जो हम हिट करते हैं बॉल को बैट से तब ये इंपल्स आती है, तो जो हिट करने से पहले इंपल्स की वैल्यू क्या थी 0, जब हमने हिट किया तो कैसे पहुंच गई 0 टू मैक्सिमम, लेकिन कुछ टाइम के बाद हाथ में पेन होने के बाद ठीक हो गया तो उसकी वैल्यू फिर कहां से आ गई, मैक्सिमम टू 0 वापस आ गई आपकी। ठीक है, तो देखो इस इंपल्स को हम एट एन इंस्टेंट ही मेजर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 या 2 सेकंड में ही क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। तो इस फोर्स को हम, अगर आपको एग्जैक्ट फोर्स बता जाए और एग्जैक्ट टाइम पीरियड बता जाए तब हम इसको एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, वरना हम इसकी वैल्यू एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड कितना होता है, वेरी स्मॉल टाइम पीरियड होता है भाई, 1 या 2 सेकंड का आपका, और उस टाइम पीरियड में हम उसकी जो वैल्यू होती है फोर्स की वो भी क्या होती है, वेरी करती रहती है, 0 टू मैक्सिमम जाएगा और सडनली क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टू 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो जितना डिफरेंस यहाँ पर हमारा F1 और F2 के बीच में है उतना ही डिफरेंस हमने क्या लिया, T1 और T2 के बीच में लिया। यहाँ पर जितना हमने यहाँ पर फोर्स बढ़ाया है उतना ही हमने यहाँ पर क्या कर दिया,
टाइम पीरियड कम कर दिया। तो दोनों के केस में आपकी जो इंपल्स आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी ना भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर जितना फोर्स हमने ज्यादा किया, यहाँ पर हमने उतना ही टाइम पीरियड क्या कर दिया, कम कर दिया इसका। ठीक है, F1 फोर्स था वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लग रहा है आपका, F2 फोर्स है वो कम टाइम पीरियड के लिए लग रहा है, लेकिन F2 की वैल्यू ज्यादा है और F1 की वैल्यू क्या है, कम है आपकी। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो F1 इंटू में T1 हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, F2 इंटू में T2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, सेम आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी आ जाती है भाई हमारे पास, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इसको बोल देते हैं हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ये हमने जो फॉर्मूला निकाला है भाई, ठीक है, यानी अगर हम स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा टाइम पीरियड तक लगाना पड़ेगा, अगर आप लार्ज फोर्स लगाओगे तो हमें कम टाइम पीरियड तक वो लगाना पड़ेगा। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग यही आता है कि जितनी ज्यादा हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसकी मोमेंटम क्या होती रहती है भाई, चेंज होती रहती है। ज्यादा फोर्स लगाओगे मोमेंटम ज्यादा चेंज होगी, कम फोर्स लगाओगे मोमेंटम कम चेंज होगी। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब चलिए चलते हैं भाई कुछ एप्लीकेशन की तरफ, कि किस तरह से हम इसके एप्लीकेशन के बारे में देख सकते हैं भाई, कि जो इंपल्स के जो यूज होते हैं आपके, कहां कहां पर आपका इंपल्स काम आता है, और इंपल्स के साथ साथ आपकी कौन सी क्वांटिटी रिलेट हो गई भैया, मोमेंटम। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है अगर हम इसकी एप्लीकेशन के ऊपर चलेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं भाई इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो देखो भाई, फर्स्ट आपके पास क्या होती है, जब क्या करते हैं भाई, जो क्रिकेट प्लेयर होता है, ठीक है, जो वो क्या करता है, बॉल को कैच करता है, तो क्या होगा भाई, वो अपने हाथों को ऐसे पीछे ले जाता है। वो क्यों लेके जाता है हाथों को पीछे, यानी जो भी चीज आप डेली लाइफ के अंदर करते हो सभी के अंदर आपकी फिजिक्स एप्लीकेबल होती है, भले ही हम उससे क्या है, अनजान है, लेकिन आज आप उन सभी चीजों को सीखोगे। तो देखो भाई, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, वैन, या फिर हम ये बोल सकते हैं एक क्रिकेट प्लेयर, एक क्रिकेट प्लेयर lowers his hand while catching a cricket ball। यानी जब बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को पीछे क्यों लेके जाता है। कभी आपने कैच करके देखा होगा, अगर आप बॉल को यहीं पर पकड़ने की कोशिश करते हो अपने हाथों को फिक्स करके, तो बॉल क्या होती है भाई, आपके हाथों में आके उछल जाती है, या फिर आपके हाथों के ऊपर चोट लग जाती है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। लेकिन जब ऐसे कैच करके आप उसको ऐसे पीछे लेके आते हो तो आपको पता भी नहीं लगता कि आपने किस टाइम पे बॉल को पकड़ लिया, और ना ही आपके हाथों में कोई पेन होता है। तो वो क्या रीजन होता है भाई, देखो जब बॉल को हम पकड़ते हैं तो वो इंपल्स अप्लाई करते हैं, यानी कि वो वेरी लार्ज फोर्स फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड, वो हमारे हाथों के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। लेकिन जब हम उसको ऐसे पीछे लेके आएंगे तो देखो बॉल क्या रहती, कुछ वेलोसिटी के साथ आ रही थी, यानी उसकी कुछ मोमेंटम थी। लेकिन जब हम उसको पीछे लेके आते हैं तो वो हमारे हाथों में आने के बाद वो रेस्ट पे तो हो जाती है, लेकिन एकदम से किसी भी चीज की मोमेंटम चेंज नहीं होती हुई, ना तो जीरो टू मैक्सिमम तो पहुंच जाएगी, लेकिन मैक्सिमम टू जीरो होने में उसको कुछ टाइम पीरियड लगता है, 1 या 2 सेकंड का। तो जैसे हमने उसको कैच करके ऐसे पीछे लेके आए, जब हमने उसको पकड़ा, बॉल तो रेस्ट पे आ गई हमारे हाथों में, लेकिन क्या हुआ भाई, जब हम उसको उसी डैश में पीछे लेके आए तो उसकी जो मोमेंटम थी बॉल की, उसको चेंज होने में, मैक्सिमम टू जीरो होने में 1 या 2 सेकंड का टाइम मिल जाता है आपका। ठीक है, तो इसी वजह से वो हमारे हाथों के ऊपर हर्ट नहीं कर पाती। तो इंपल्स और मोमेंटम दोनों को हमने क्या किया, रिलेट किया। कैच किया तब उसके अंदर इंपल्स थी, लेकिन जब हम हाथों को पीछे लेके आए तो जो इंपल्स का इफेक्ट था वो किसने कम कर दिया, उसकी मोमेंटम ने कम कर दिया भाई। ठीक है, क्योंकि जब हम उसको पीछे लेके आएंगे तो उसके मोमेंटम को चेंज होने का कुछ टाइम मिल जाता है, और उस टाइम पीरियड में वो क्या होती है, पूरी तरह से रेस्ट पे आ जाती है, और हमारे हाथों के ऊपर कोई भी पेन का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है भाई हमारे पास, क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई
ए person when falling on a cemented floor get hurt but when, या फॉलिंग के से जंपिंग भी बोल सकते हो भैया आप, जंपिंग, चलो फॉलिंग ही कर लो यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन फॉलिंग ऑन सैंड डज नॉट हर्ट। तो देखो भाई यहां पर क्या आएगा, when a person when falling on a cemented floor get hurts but when falling on sand does not hurt। जब हम क्या करते हैं भाई, कोई बच्चा है अगर वो ऊपर से फर्श के ऊपर गिर जाता है तो उसको चोट लगती है, ठीक है। लेकिन अगर वही बच्चा फर्श की जगह रेत के ढेर के ऊपर गिर जाए तो उसको चोट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती भाई, देखो इसका वही एग्जांपल है, इंपल्स और मोमेंटम को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को। तो देखो जब बच्चा फ्लोर के ऊपर गिरता है, गिरेगा, नीचे क्या है, सीमेंटेड फ्लोर है, उसकी बॉडी है, जब वो ऊपर से गिरा तो उसकी बॉडी के वो अंदर क्या थी भाई, मोमेंटम थी, यानी उसकी बॉडी किसके अंदर थी, मोशन के अंदर। जैसे ही वो फर्श के ऊपर गिरा तो उसकी बॉडी के ऊपर फर्श की वजह से लार्ज फोर्स लगा शॉर्ट टाइम पीरियड के ऊपर। तो वो लार्ज फोर्स सडनली उसके शरीर के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट डाल देता है, ठीक है। और उसकी जो मोमेंटम थी उसको चेंज होने का टाइम नहीं मिलता भाई। जब वो ऊपर से गिरा उसके अंदर मोमेंटम थी, लेकिन उसकी मोमेंटम को चेंज होने का बिल्कुल भी टाइम पीरियड नहीं मिला, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिला उसको। और तब तक जो फर्श का फोर्स था वो उसके ऊपर लग चुका था, तो उसको क्या होता भाई, उसको चोट लग जाती है। लेकिन जब वो बच्चा रेत के ढेर के ऊपर गिरता है, ठीक है, रेत के ढेर के ऊपर गिरेगा तो उसकी जो बॉडी के पार्ट होते हैं वो रेत के अंदर क्या हो जाते हैं भाई, धंस जाते हैं, रेत के अंदर चले जाते हैं। तो जब वो रेत के ऊपर गिरा तो उसकी मूवमेंट, तो जैसे ही उसके जो बॉडी के पार्ट होते हैं रेत के अंदर जाते हैं तब तक उसकी मोमेंटम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है मैक्सिमम टू 0, ठीक है। और जो फोर्स लगाएगा रेत उसके अपोजिट में, तब तक उसकी जो मोमेंटम वो क्या हो चुकी होगी भाई, चेंज हो चुकी होगी, ठीक है, 0 मैक्सिमम टू 0। तो उसको क्या लगता है, चोट नहीं लगती, ठीक है। तो यही रीजन होता है। या फिर दूसरा एग्जांपल, अगर आप किसी भी एक ऊंची दीवार से नीचे कूदते हो भाई, ठीक है, कूदते टाइम कैसे होते हैं भाई, ऐसे नीचे झुकते हैं थोड़ा सा। अगर आप नीचे नहीं झुकते हो, बिल्कुल सीधे कूद जाते हो एज इट इज, तो क्या हुआ, आपके पैरों के अंदर झटका लग सकता है, आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर झटका लग जाएगा, पैरों के अंदर चोट लग जाएगी आपको। लेकिन अगर आप कूदने के बाद थोड़ा सा ऐसे झुक जाते हो, अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लेते हो, बैंड कर लेते हो नीचे की साइड में कूदने के एकदम बाद ही, ठीक है, तो आपको चोट नहीं लगती और आपको कोई भी पेन फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो जब आप सीधे कूदते हो, अपने घुटनों को नहीं मोड़ते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर मोशन थी, एकदम से वो क्या हो गई, सरफेस के कांटेक्ट में आ गई, तो आपकी बॉडी के जो मोमेंटम है उसको चेंज होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जैसे कूदने के बाद आप अपने घुटने को बेंड करते हो, ऐसे नीचे झुकते हो, तो जो आपकी बॉडी की मोमेंटम थी, आपकी बॉडी नीचे की तरफ मूव कर गई, लेकिन किसकी हेल्प से, घुटनों की हेल्प से, ठीक है। तो ऊपर वाली बॉडी का जो सारा फोर्स था, जो मोमेंटम थी, वो किसने चेंज कर दी भाई, आपके घुटनों ने चेंज कर दी। तो आपकी मोमेंटम क्या होगी, मैक्सिमम टू 0 के ऊपर आ गई और आपको क्या होगा, चोट लगने से बच जाते हो आप, ठीक है। तो ये आपका रीजन होता है, इंपल्स और मोमेंटम दोनों आपने क्या करनी भाई, साथ साथ चलनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल इस यहीं पर कर देते हैं भाई हम, कि थर्ड हमारे पास क्या आता है, ग्लासवेयर एंड चाइनावेयर आर wrapped into a paper। देखो भाई, ग्लासवेयर एंड चाइनावेयर आर रैप्ड इनटू ए पेपर। आजकल चाइना के साथ हमारी डिस्टर्बेंस चल रही है, तो यहाँ से बस मैंने एग्जांपल देने के लिए समझाया, ये मैं ये नहीं कहता कि आप इसको खरीदोगे, ठीक है। तो बस आपने समझना है,
तो देखो भाई, ग्लास वेयर और चाइना वेयर को हम क्या करते हैं, एक पेपर के अंदर लपेट देते हैं। जैसे आप घर के अंदर भाई जो शीशे के गिलास होते हैं आपके, गिलास, ठीक है, अब ये मत सोचना कि शीशा और गिलास एक चीज होती है। गिलास जिसके अंदर आप पानी पीते हो, वो गिलास आपका शीशे का होता है। जब आप उसको दुकान से लेके आते हो तो क्या करते हैं भैया, आपको या तो किसी न्यूज़पेपर के अंदर आपको रैप करके देते हैं, या फिर उसके चारों तरफ कोई और मटेरियल लगा देते हैं, या फिर थर्मोकोल के अंदर वो पैकिंग आती है आपकी। तो वो क्यों आती है उनके अंदर, उनको वैसे ही वो खुले क्यों नहीं बेचते भाई, थैली के अंदर उनको डाल के क्यों नहीं देते आपको? तो उसका रीजन होता है, देखो थर्मोकोल के उसके अंदर उसको पैक करते हैं वो, या फिर आपको न्यूज़पेपर के अंदर लपेट के देते हैं। उसका क्या रीजन होता है, अगर वो ऊपर से गिर जाता है तो उसके अंदर मोमेंटम आएगी। अब अगर वो डायरेक्टली सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो डेफिनेटली टूटेगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको न्यूज़पेपर के अंदर लपेट के लेके आओगे या थर्मोकोल के अंदर पैक करवा के लेके आओगे उसको, तो जब वो नीचे गिरेगा तो गिलास और सरफेस के बीच में क्या आ जाता है, आपका थर्मोकोल आ जाता है, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर आ जाता है। तो जब वो गिलास नीचे गिरता है तो न्यूज़पेपर उसके साथ में नीचे गिरेगा भाई, तो वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा फ्लोर के, और उसकी मोमेंटम पहले किस में ट्रेवल करेगी, न्यूज़पेपर में, और फिर किस में जाएगी, फ्लोर के अंदर, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब नीचे गिरेगा तो उसकी मोमेंटम को चेंज होने का टाइम मिल जाता है 1 या 2 सेकंड का मुश्किल से, ठीक है। तो उसकी मोमेंटम चेंज हो गई, और जो फ्लोर ने उसके ऊपर फोर्स लगाया वो फोर्स पहले किसके ऊपर लगेगा, न्यूज़पेपर के ऊपर, और गिलास तक आते आते उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हो सकता है भाई कि जब वो न्यूज़पेपर के अंदर हो, या वो बिल्कुल ही टूटने से बच जाए, या फिर उसके अंदर थोड़ा सा इफेक्ट हो, हल्की फुल्की उसके अंदर दरार आ जाती है, तो ये रीजन होता है। इसी तरह थर्मोकोल के अंदर लेके आओगे तो नीचे गिरेगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट में वो नहीं आएगा, थर्मोकोल के थ्रू उसकी क्या हो जाएगी, मोमेंटम मैक्सिमम टू 0 पहुंच जाएगी, और जो अपोजिट में उसके ऊपर फोर्स लगेगा सरफेस की वजह से, पहले वो थर्मोकोल के अंदर जाएगा और फिर ग्लास के अंदर जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग फोर्स, लेकिन स्मॉल टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए, 1 या 2 सेकंड के लिए। 1 या 2 सेकंड के बाद वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब वो सरफेस थर्मोकोल के ऊपर फोर्स लगाएगा तो 1 या 2 सेकंड में वो थर्मोकोल के अंदर ही रह जाता है, वो फोर्स आपका गिलास तक नहीं पहुंच पाता। और कई बार अगर पतला, अगर आपका जो भी चीज हम मेटेरियल यूज करते हैं उसको रैप करने के लिए, अगर वो बिल्कुल पतली सी है तो उससे भी उसके ऊपर इफेक्ट होता है, हमारा सामान है वो टूटने से बच जाता है। वो इसी रीजन से बच जाता है क्योंकि इसकी लीनियर मोमेंटम वो चेंज होने का टाइम मिल जाता है, मैक्सिमम टू 0 होने का टाइम पीरियड मिल जाता है, और उसके ऊपर वो इफेक्ट नहीं डाल पाते। तो नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं भाई। हमारे पास क्या होते हैं कि जो व्हीकल्स होते हैं, द व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद शॉकर। और कौन कौन सी व्हीकल्स होते हैं भैया आपकी, जैसे बाइक होगी भाई, आजकल तो साइकिल के अंदर भी शॉकर आने लग गए आपके, ठीक है, बाइक, बस, कार, इन सभी के अंदर क्या देते हैं भाई, शॉकर देते हैं आपके, ठीक है। शॉकर का क्या काम होता है भाई, जैसे जब आप अनइक्वल रोड के ऊपर जाते हो, यानी गड्ढे होते हैं जिस रोड के ऊपर, उस अनइक्वल रोड के ऊपर जब आप ट्रेवल करके जाते हो तो वो क्या होता है, आपका जो टायर होता है वो किसके अंदर जाता है, वही गड्ढे के अंदर चला जाता है। तो जो शॉकर होते हैं वो क्या करते हैं, जब टायर ऊपर उठाया तो शॉकर ऐसे ऊपर हो जाते हैं, जब टायर नीचे जाता है तो शॉकर क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। इसका क्या रीजन है कि उसके ऊपर जो राइडर बैठा हुआ है बाइक के ऊपर या कार के अंदर, और जो राइडर बैठा हुआ है तो उस शॉकर की वजह से उसकी जो लीनियर मोमेंटम होती है वो चेंज होने का टाइम मिल जाता है। जैसे शॉकर नीचे की तरफ आया भाई तो 1 या 2 सेकंड में उसकी मोमेंटम चेंज हो गई, या फिर बंद हो गया शॉकर, या फिर खुल जाता है, तो उसकी लीनियर मोमेंटम को चेंज होने का टाइम मिल जाता है, और उसके ऊपर जो राइडर बैठा होता है उसको जर्क या झटका महसूस आपको नहीं होता भाई, ठीक है। या फिर अगर ये शॉकर हटा दिए जाए आपके बाइक के अंदर से, तो जहां से भी बाइक जाएगी अगर थोड़ी सी भी अनइक्वल लैंड आ जाती है, यानी थोड़ा छोटा सा भी गड्ढा आ जाएगा, तो आपको क्या लगेगा, झटका महसूस होगा भाई, ठीक है। तो शॉकर का यही काम होता है कि वो क्या करते हैं, मोमेंटम को क्या कर देते हैं भाई, मोमेंटम को चेंज होने का कुछ टाइम पीरियड मिल जाता है, और जो इंपल्स लगता है वो भी क्या हो जाएगा, 1 या 2 सेकंड में खत्म हो जाता है आपका।
तो इंपल्स और मोमेंटम आपके दोनों एक साथ साथ ही चलते हैं भाई, ठीक है। तो इस वजह से क्या होते हैं, व्हीकल्स के अंदर शॉकर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं भाई कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आता है। देखो ये जितने भी एग्जांपल होंगे सभी के अंदर यही रीजन आपका होगा, मोमेंटम वाला, इंपल्स वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि bogies of train provided with buffer। bogies of train are provided with buffer। तो जो बोगीज ऑफ ट्रेन होती है उसको बफर लगाए जाते हैं। बफर का क्या मतलब होता है, जैसे ये आपका ट्रेन का डिब्बा है भैया ऐसे, ठीक है। इसको जब दूसरे डिब्बे के साथ जोड़ते हैं ना तो इसके पीछे ऐसे ऐसे आपको लगे हुए दिखाई देते हैं दो, इसको हम बफर बोल देते हैं। इनका क्या काम होता है, और ये दोनों साइड में होते हैं भाई। अगर ये डिब्बा दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, दोनों साइड में क्या होते हैं, इसके ये बफर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या होते हैं, इसके व्हील्स होते हैं इस तरह से, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। अब जब इसको हम क्या करते हैं, दूसरे डिब्बे के साथ अटैच करते हैं तो ये बफर आपके क्या होते हैं, जब ये डिब्बा दूसरे डिब्बे से टकराएगा जाके तो इसके अंदर क्या होगा, जो इसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं उसको झटका लगेगा, लेकिन ये जो बफर होते हैं ना ये अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, ऐसे अंदर की तरफ मूव करके, तो डिब्बा जब जाके टकराएगा तो बफर क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ चले जाएंगे। तो जो उसके अंदर पैसेंजर बैठे होंगे उनको झटका महसूस नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक तरह से शॉकर की तरह ही काम करते हैं आपके, ठीक है। कभी रेल में जाओ तो देखना डिब्बों के बीच में बफर लगे हुए दिखाई देंगे आपको, तो वो इसी रीजन से लगाए जाते हैं ताकि जब इनको हम अटैच करते हैं दूसरे डिब्बे के साथ और जब अंदर पैसेंजर बैठे हुए होते हैं उनको झटका ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आता है भाई कि इन हेड कोलिजन, जब क्या हो जाता है भाई, कई बार जब एक्सीडेंट होता है दो पर्सन का, जब वो आपस में टकराते हैं तो कब चोट ज्यादा लगेगी और कब चोट कम लगेगी भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है भाई इन हेड कोलिजन। इन हेड कोलिजन, तो देखो भाई हेड कोलिजन का क्या मतलब है, जैसे दो इंसान हैं पागल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के सिर से सिर क्या करते हैं भाई, ऐसे ऐसे मारने लग जाते हैं दोनों एक दूसरे को सिर से, तो दोनों के सिर पे क्या लगती है, चोट लगती है, ठीक है। तो दोनों के सिर पे चोट क्यों लगी, क्योंकि देखो उन दोनों का जो सिर है वो दोनों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। या फिर कई बार ये होता है कि जिसके सिर पे बाल ज्यादा होते हैं उसको चोट कम लगती है और जो गंजा होता है उसको चोट ज्यादा लगती है। वो क्यों लगती है, क्योंकि जब वो दोनों आपस में टकराते हैं ऐसे तो उनकी जो मोमेंटम होती है उसको चेंज होने का टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। और चेंज होने का टाइम नहीं मिल पाता तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगेगा, तो उनको क्या लगेगी, चोट लगेगी। लेकिन जिस इंसान के सिर के ऊपर बाल होंगे तो जब वो दूसरे गंजे आदमी से टकराएगा तो गंजे आदमी को ज्यादा चोट लगेगी और जो बालों वाला होगा उसको कम चोट लगेगी। क्यों, क्योंकि जब वो टकराएगा तो उसके ऊपर जो इंपल्स लगेगी या उसकी जो मोमेंटम है वो उसके हेयर के थ्रू चेंज हो जाएगी। उसको चोट तो लग सकती है लेकिन कम लगेगी दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। या फिर बाइक के ऊपर हेलमेट क्यों बताया जाता है कि आप हेलमेट पहन के जाओ, जैसे मान लेते हैं कई बार बाइक की टक्कर हो जाती है भाई किसी चीज के साथ, बाइक कोलाइड कर जाती है किसी के साथ, तो उसके ऊपर जो बैठा होता है राइडर उसका सिर अगर किसी चीज से जाके टकरा जाता है तो उसके सिर और उस चीज के बीच में क्या जाता है, हेलमेट आ जाता है। और हेलमेट के अंदर क्या होता है, आपका थर्मोकोल भरा होता है, अगर आपने देखा हो तो उसकी जो मोमेंटम होती है वो थर्मोकोल के थ्रू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हेलमेट की वजह से या तो उसको बहुत कम चोट लगती है या फिर उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। लेकिन अगर वो हेलमेट नहीं पहने हुए होता है तो उसका जो सिर होता है वो डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट से जाके टकराएगा, उसकी मोमेंटम को चेंज होने का टाइम नहीं मिलेगा और उसके सिर पे क्या लगेगी, बहुत ही ज्यादा चोट लग जाएगी। हो सकता है कि उसकी उसी टाइम पे क्या हो जाए, डेथ भी हो जाती है भाई, कई बार एक्सीडेंट में आपने देखा होगा। तो एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि बाइक के ऊपर जब भी कभी जाओ तो हेलमेट का जरूर यूज करें, वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इन हेड कोलिजन के अंदर भी क्या होता है भाई, हमारी इंपल्स या मोमेंटम आपकी चेंज होती है। और नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखते हो तो जो एथलीट्स होते हैं भाई,
एंड एथलीट्स आर एडवाइज्ड टू स्टॉप slowly after very fast running. तो देखो जो एथलीट्स होते हैं भाई, जो रेस करने वाले बच्चे होते हैं, उनको ये बताया जाता है कि जब आप ज्यादा तेज दौड़ते हो और जब आपको रुकना होता है तो आप धीरे धीरे रुको। वो एकदम से सडनली रुकने को नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? जब आप एकदम से, इन एग्जाम्पल को आप घर के ऊपर ट्राई करके देख सकते हो, ये ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन जो कोलिजन वाला मैंने बताया भाई, इसको थोड़ा ध्यान से या इसको ट्राई ना करें, क्योंकि इसके अंदर आपको चोट लग सकती है। चोट तो सभी के अंदर लग सकती है क्योंकि फोर्स लगेगा, लेकिन एक आप उसको थोड़ी ध्यान से करो, ठीक है। तो ये केयरफुली आपने इनको करके देखना है। अगर नहीं करते हो तो अगर आपको समझ में आ गया तब भी काफी है आपके लिए, ठीक है। तो देखो जो एथलीट्स होता है, जो वो एकदम से भाग के आता है और अगर वो एकदम से रुकने की कोशिश करता है तो वो एकदम से नहीं रुक पाता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी मोमेंटम के अंदर होती है, तो उसकी बॉडी की मोमेंटम को चेंज होने का टाइम नहीं मिल पाता। तो क्या होता है, जब एकदम से रुकने की कोशिश करेगा तो वो आगे की तरफ गिर जाएगा भाई और उसको चोट लग जाएगी। तो वो क्या करते हैं भाई, जो वो बहुत तेज भाग के आता है तो वो क्या होता है, 1 या 2 या 3-4 सेकंड में वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे हो जाता है। वो पहले बहुत तेज भाग रहा था, जब रुकना है तो धीरे धीरे रुकता है और थोड़ी सी दूर जाके वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो धीरे रुकने से क्या हुआ कि उसकी जो मोमेंटम है उसको चेंज होने का टाइम मिल जाता है, ठीक है। और वो एकदम से चेंज नहीं हो पाती, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे ही जैसे आप बाइक के ऊपर जाते हो, आपने बहुत तेज बाइक चला रखी है, आपने एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो आप क्या करोगे, गिर जाओगे बाइक से, ठीक है। बैलेंस नहीं बनेगा आपका, इधर से उधर कहीं से भी टकरा जाओगे किसी चीज से। लेकिन एक बाइक को आप बाइक को बहुत तेज भगा के लेके आ रहे हो और आपने धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई किए और वो बाइक थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। तो दोनों में बस डिफरेंस इतना ही है कि उसकी जो मोमेंटम होती है वो क्या हो जाती है भाई, चेंज हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल है इंपल्स के बारे में। इंपल्स और मोमेंटम को हमने क्या किया है, रिलेट करके बताया है कि किस तरह से हमने इंपल्स और मोमेंटम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इसी के बारे में, टॉपिक के बारे में बात करते हैं भाई। और फिजिक्स आपकी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो तो। लेकिन अगर आप उसको इंटरेस्ट नहीं लेते हो उसमें, तो फिर आपके लिए फिजिक्स कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो आपको मोस्टली, मैं आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से ही टॉपिक को समझाता हूँ मोस्टली, ठीक। तो जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो मुझे कमेंट करके बताएं। जो नए बच्चे जुड़ते हैं वो हमारे वीडियो लेक्चर को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।